तो कहानी की शुरुआत में हम एक खूंखार हत्यारे आर्थर को देखते हैं, जो अपनी पिछली मिशन में मौत का नाटक करने के बाद अब रियो डी जेनेरियो में एक नकली नाम से शांत जिंदगी जी रहा है। एक दिन दोपहर में जब वह एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपना वक्त बिता रहा होता है, तभी रेने नाम की एक औरत उसके पास आती है, जिसके पास ये सबूत होते हैं कि आर्थर असल में कौन है। वो उसे बताती है कि उसका बॉस एक ताकतवर आदमी है जो चाहता है कि आर्थर उसके 3 दुश्मनों को मार दे, लेकिन उनका मारा जाना मर्डर नहीं बल्कि ऐसा लगे जैसे ये एक हादसा हो। वो ये भी कहती है कि अगर तुम ये काम करने से मना करोगे तो उसका बॉस आर्थर के सभी दुश्मनों को ये बता देगा कि आर्थर जिंदा है। आर्थर ऐसे दिखावा करता है कि उसे कॉल करनी है और अपना फोन निकालकर वह रेने की फोटो खींच लेता है। रेने तुरंत अपनी गन निकालती है, पर आर्थर उस पर टेबल धकेल देता है और उसकी गोली से बच जाता है। तभी रेने के साथ आए गुंडे आर्थर पर हमला करते हैं, लेकिन आर्थर अपने कमाल के फाइटिंग स्किल्स से उन गुंडों का सामना करके सबको हरा देता है। फिर आर्थर एक पास से गुजरती हुई स्काई ट्राम की छत पर कूद जाता है ताकि वह वहां से भाग सके, लेकिन रेने और उसके लोग भी उसी ट्राम में चढ़ जाते हैं और अंदर से आर्थर पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। रेने ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन आर्थर एक हैंड ग्लाइडर की मदद से उस स्काई ट्राम से नीचे कूदकर भाग जाता है। शाम को आर्थर अपनी बोट पर लौटता है। वो देखता है कि कुछ संदिग्ध लोग उसकी बोट की जांच कर रहे हैं। तभी आर्थर एक रिमोट से बोट में लगे बम को एक्टिवेट करता है और बोट को उड़ा देता है, जिससे वे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वह एक पुराने कंटेनर में जाता है जहां उसने अपने सारे टूल्स छुपा रखे होते हैं। वो अपने पुराने पासपोर्ट को जलाकर एक नई आइडेंटिटी ले लेता है। कुछ समय बाद आर्थर थाईलैंड चला जाता है, जहां उसकी पुरानी दोस्त मेई रहती है और वह यहाँ सालों से कई कॉटेज चलाती है। एमी उसे उसकी वही कॉटेज वापस देती है जहां वो हमेशा रहा करता था। कॉटेज के फर्श के नीचे उसने और हथियार और टूल्स छुपा रखे हैं। इसके बाद आर्थर तुरंत रेने के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि रेने एक क्रेन नाम के आदमी के लिए काम करती है, जो एक खतरनाक क्रिमिनल है और आर्थर उसे अच्छी तरह जानता है। अगले दिन जीना नाम की एक औरत मेई के पास कुछ फर्स्ट एड किट मांगने आती है। मेई देखती है कि उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान हैं और जब मेई उससे इन चोटों की बात करती है तो जीना उसे इग्नोर कर देती है। रात में मेई एक बोट से चीखने की आवाज सुनती है और देखती है कि जीना को एक आदमी, जो शायद उसका हस्बैंड है, वो आदमी उसे मार रहा है। मेई तुरंत आर्थर को ये बातें बताती है और जीना की मदद करने के लिए उससे मदद मांगती है। पहले तो आर्थर वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेई के जोर देने पर वह बोट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह बोट पर पहुँचता है तो आर्थर उस आदमी से कहता है कि जीना को उसके हवाले कर दे, लेकिन वो आदमी आर्थर पर ही हमला कर देता है। आर्थर खुद को बचाता है और हाथापाई में वो आदमी नीचे गिर जाता है। सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं मर जाता है। जीना उसकी लाश देखते ही वहीं बेहोश हो जाती है। तभी मेई भी बोट पर आ जाती है और जीना को किनारे ले जाती है। इधर आर्थर बोट में इधर उधर देखकर बोट की जांच करता है, जहां उसे एक गन, जीना का पासपोर्ट और एक फोन मिलता है। उस फोन में आर्थर अपनी खुद की फोटो देखता है। फिर वो बोट को एक सुनसान हिस्से में ले जाता है और बोट को आग लगा देता है। जब आर्थर वापस कॉटेज पर आता है तो वह जीना को जगाता है और गन की नोक पर पूछता है कि क्या वो क्रेन के लिए काम करती है। जीना पहले तो इस बात से इनकार करती है, लेकिन आर्थर आसानी से उसे काबू में कर लेता है और उससे सच उगलवा लेता है। उसे पता चलता है कि क्रेन ने उसे यहाँ भेजा था, लेकिन जीना असल में उसके लिए काम नहीं करती। ये करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि क्रेन उसे ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल जीना का काम बस यही था कि वह एक मासूम पीड़ित बनकर आर्थर का ध्यान खींचे, लेकिन उसका साथी फ्रैंक नशे में आकर इस रोल को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले बैठा और जीना को सच में मारने लगा। प्लान ये था कि जीना आर्थर को एक बेचारी बनकर अपने प्यार में फंसाए और फिर क्रेन को कॉल करे। ये सब जानने के बाद आर्थर उसे कहता है कि अब तुम उसे तभी कॉल करोगी जब मैं चाहूंगा। अब आर्थर तय करेगा कि क्रेन के लोग वहां कब आएंगे। अगले दिन आर्थर को पता चलता है कि जीना पहले एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप की सदस्य थी जो कंबोडिया में लोगों की मदद करता था। आर्थर जीना से पूछता है कि क्रेन उसे किस चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, तो जीना बताती है कि वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स के लिए एक शेल्टर चलाती थी, पर कुछ हफ्ते पहले उसका एक स्टाफ गायब हो गया और 2 दिन बाद उसकी लाश उसके दरवाजे पर पड़ी थी। फिर क्रेन नाम के एक क्रिमिनल ने उस स्टाफ की मौत की जिम्मेदारी ली और उसे ये धमकी दी कि अगर जीना ने उसका काम नहीं किया तो वो उसके शेल्टर के बच्चों को मार डालेगा। बाद में आर्थर देखता है कि एक बोट किनारे पर रुकी है और उसमें कुछ लोग उसे ही देख रहे हैं। आर्थर समझ जाता है कि शायद इन्हें क्रेन ने भेजा है, इसलिए आर्थर जीना का हाथ पकड़कर किनारे पर घूमता है।
ताकि उन्हें लगे कि उनका मिशन ठीक चल रहा है। मे ये सब देखती है और अपनी पार्टी में एक थाई ट्रेडिशन के जरिए इन दोनों को एक कपल बना देती है। यहाँ आर्थर और जीना खूब मजे करते हैं। शाम को जीना आर्थर से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वो इस मुसीबत में पड़ गया। आर्थर बताता है कि वो उसकी मजबूरी समझ सकता है क्योंकि वो भी अनाथ था। बचपन में उसे एक गैंगस्टर को बेच दिया गया था जो बच्चों को खरीदकर अपनी खुद की फौज बनाता था और क्रेन भी उन बच्चों में शामिल था। फिर एक दिन आर्थर और क्रेन ने उस गैंगस्टर के चंगुल से भागने का फैसला किया। आर्थर तो वहाँ से भाग निकला लेकिन क्रेन पकड़ा गया और आर्थर के भागने का दोष क्रेन पर डाला गया जिससे उसे बहुत बड़ी सजा मिली। आर्थर मानता है कि अब क्रेन उसी बात का बदला लेना चाहता है। फिर जीना और आर्थर एक दूसरे को चूमते हैं और रात साथ बिताते हैं। इसके बाद आर्थर जीना से वादा करता है कि वो सब कुछ प्लान कर चुका है ताकि वो बच्चों को खतरे में डाले बिना भाग सके। आर्थर क्रेन के कहे हुए उन 3 लोगों को नहीं मारेगा, अब वो सिर्फ क्रेन को ही मारेगा। फिर आर्थर उसे अपने पिता की घड़ी देता है जो उसके पास उनकी इकलौती निशानी थी। घड़ी देकर वो जीना को ये यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे और बच्चों को कुछ भी नहीं होने देगा। अगली सुबह कुछ पुलिस वाले बीच पर आते हैं लेकिन जीना उनमें से एक को पहचान लेती है कि वो क्रेन का आदमी है। आर्थर उनका मुकाबला करता है लेकिन इसी बीच वे लोग जीना को उठा ले जाते हैं और आर्थर को क्रेन से मिलने की बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद क्रेन आर्थर से मिलकर कहता है कि अगर वह जीना को बचाना चाहता है तो उसे 3 लोगों को मारना होगा और उनकी मौत को ऐसे दिखाना होगा जैसे कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट हो। फिर क्रेन उसे उसका पहला टारगेट क्रिल के बारे में बताता है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियारों का डीलर है और फिलहाल वो मलेशिया की जेल में है। क्रेन आर्थर को एक गोली भी देता है जिसे आर्थर को क्रिल को मारने के बाद निगलनी है ताकि वे उसे ट्रैक कर सकें। अब जब आर्थर अपना काम कर रहा होता है तो जीना को क्रेन की एक बोट में छुपाकर रखा जाता है। फिर आर्थर मलेशिया जाता है और उसी जेल के बारे में रिसर्च करता है जहां उसका पहला शिकार है। जेल ऊंची चट्टानों पर बनी है और शार्क से भरे पानी से घिरी हुई है, मतलब वहाँ चुपचाप घुसना भी नामुमकिन है। फिर वह कुछ पावरफुल बम बनाने का सामान खरीदता है जिन्हें वो च्यूइंग गम के रैपर में रखता है। साथ ही वो एक शार्क रिपेलेंट खरीदता है जिसे वो स्किन क्रीम के डिब्बे में छुपाता है और गोली को भी सिगरेट के अंदर छुपा देता है। आखिर में आर्थर एक नकली आईडी बनाता है और खुद को एक खतरनाक क्रिमिनल की पहचान देता है। जैसे ही आर्थर मलेशिया की सड़कों पर चलता है वहाँ की पुलिस उसे पहचान लेती है और वो गिरफ्तार हो जाता है। जेल में रिसेप्शन गार्ड को उसकी चीजों में कुछ अजीब नहीं लगता और गार्ड आर्थर को उन्हें अंदर ले जाने देता है। पहले कुछ दिन आर्थर आराम से रहता है और बाकी कैदियों से बात करके अपने टारगेट के बारे में जानकारी जुटाता है। उसे पता चलता है कि क्रिल के आदमी हमेशा उसके साथ रहते हैं क्योंकि जेल में बहुत से लोग उसे मारना चाहते हैं। जेल में होने के बावजूद क्रिल अपना सारा गैरकानूनी काम यहीं से संभालता है और वही इस जेल का असली बॉस है। एक बार आर्थर देखता है कि एक कैदी दूसरे कैदी से चाकू ले रहे हैं, पर लंच के समय आर्थर उन कैदियों से टकराकर चुपचाप उनकी चाकू चुरा लेता है। फिर एक दिन क्रिल का एक पुराना आदमी उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन आर्थर बीच में आकर उसे मार देता है। क्रिल ये देखकर आर्थर से बहुत इम्प्रेस होता है और आर्थर को डिनर पर बुलाता है, लेकिन आर्थर उसके सामने ये शर्त रखता है कि वो तभी उसके साथ डिनर करेगा जब वो अपने सभी आदमियों को बाहर रखेगा। और हैरानी की बात ये थी कि क्रिल भी आर्थर की इस शर्त को मान जाता है। फिर शाम को आर्थर को क्रिल के प्राइवेट हट में ले जाया जाता है। क्रिल आर्थर को एक काम का ऑफर देता है लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है आर्थर उस पर कूद पड़ता है और उसकी गर्दन दबाकर उसे मार देता है। फिर वह क्रिल की पूजा में इस्तेमाल होने वाला सांप का जहर उसके असली ड्रिंक में मिलाता है ताकि जांच में लगे कि क्रिल ने खुद को मारा। पर बाहर खड़े हुए गार्ड्स को कमरे से आ रही आवाज से शक होने लगता है, लेकिन आर्थर बॉडी को प्रे करने की पोजीशन में रख देता है और गार्ड्स को कहता है कि बॉस अभी ध्यान साधना में तृप्त है तो तुम में से कोई उसे डिस्टर्ब न करे। इसके बाद आर्थर जेल की दीवार पर विस्फोटक गम लगाता है ताकि दीवार में एक छेद बन जाए। फिर वह गोली निगलता है और खुद पर शार्क रिपेलेंट लगाता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही वह पानी में कूद जाता है। जेल से कुछ दूर ही क्रेन के लोग एक फिशिंग बोट में उसका इंतजार कर रहे होते हैं और आर्थर भी सुरक्षित बचकर बोट तक आ जाता है। फिर क्रेन एक वीडियो कॉल करता है और आर्थर को ये दिखाता है कि जीना बिल्कुल ठीक है और फिर वो आर्थर को उसका दूसरा टारगेट एड्रियन कुक को दिखाता है जो कि एक ह्यूमन ट्रैफिकर है और ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कुछ दिन बाद आर्थर अपने टारगेट की जांच कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि कुक एक बड़े इमारत के टॉप फ्लोर में रहता है जो कि बहुत ही सिक्योर है, लेकिन कुक के फ्लैट में एक पुल भी है जो उस इमारत में लटका हुआ है और कुक डेली उस पुल में स्विम करता है।
आर्थर एक हेलीकॉप्टर हायर करता है जिससे वह दूर से उस इमारत को स्टडी करता है। फिर वो उसी बिल्डिंग में फ्लैट लेने का नाटक करता है जो कि कुक के फ्लैट के ठीक नीचे था। जब रियल एस्टेट एजेंट आर्थर को फ्लैट दिखा रही होती है तो आर्थर उसको फेक फोन कॉल करके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और चुपके से उस फ्लैट की चाबी की फोटो ले लेता है ताकि वो उसकी डुप्लीकेट बना सके। फिर वह कुछ खतरनाक केमिकल से एक छोटा लेकिन ताकतवर बम बनाता है जो किसी भी कांच को तोड़ सके और ऐसा लगे कि कांच प्रेशर से टूटा हो। कुछ दिन बाद आर्थर टेक्नीशियन के भेष में बिल्डिंग में बिना किसी को बताए घुसता है। फिर डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट के अंदर जाता है। फिर वह विंडो से बाहर निकलकर बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू करता है। फिर वह पूल के ठीक नीचे पहुंचकर उसमें छोटा सा ड्रिल करता है ताकि वह अपनी स्पेशल एक्सप्लोसिव डाल सके। कुक भी उसी समय पूल में तैर रहा होता है और वह आर्थर को देख लेता है, लेकिन गार्ड्स को बुलाने से पहले ही कांच टूटने लगता है। आर्थर कूदकर नीचे स्लाइड करता है और फ्लैट में वापस चला जाता है और उसी वक्त पूल टूट जाता है और कुक नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी ओर क्रेन टीवी पर कुक की मौत की खबर देखता है और अपने आदमियों को आर्थर और जीना को वीडियो कॉल पर बात कराने के लिए कहता है। वहीं जीना भी ये नोटिस करती है कि उसे ऐसे विंडो के पास बैठाया गया है जिससे बोट का हुल नंबर दिख रहा है। वो कैमरा ऐसे सेट करती है कि विंडो फ्रेम में आ जाए। कॉल शुरू होते ही जीना हाथ उठाकर आर्थर को घड़ी दिखाती है ताकि आर्थर बोट का हुल नंबर देख सके, लेकिन जीना का ये इशारा क्रेन का गार्ड समझ जाता है और वो कॉल काट देता है। लेकिन आर्थर जीना का इशारा समझ जाता है और हुल नंबर नोट कर लेता है और उसकी मदद से बोट की लोकेशन पता करता है। बाद में आर्थर एक हेलीकॉप्टर से क्रेन की बोट को फॉलो करता है और कुछ खास इक्विपमेंट और बैग के साथ पानी में कूद जाता है। बैग और इक्विपमेंट को बोट के नीचे छुपाकर आर्थर चुपचाप बोट पर चढ़ जाता है और एक एक करके सभी गुंडों को मारना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही उसे देख लिया जाता है और अब उसे कई गुंडों से हाथापाई करनी पड़ती है, जबकि जीना को कमरे से बाहर ले जाया जा रहा होता है। जीना खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बेसिक स्किल्स काफी नहीं होती। आर्थर एक गुंडे पर कूदकर उसकी ग्रेनेड लेकर सभी गुंडों पर फेंक देता है और उन्हें उड़ा देता है, लेकिन और गुंडे आ जाते हैं और उसे बिजली के झटके देकर पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्रेन उन्हें बताता है कि उसे पता था कि आर्थर ऐसा कुछ जरूर करेगा। फिर क्रेन उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने अपने तीसरे टारगेट को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। क्रेन जीना को अपने साथ ले जाता है। तभी आर्थर सभी गुंडों की पिटाई करता है। फिर वो पानी में कूद जाता है और अपने छुपाए हुए इक्विपमेंट की मदद से वहां से बच निकलता है। कुछ दिन बाद आर्थर बुल्गारिया में होता है, जहां उसे उसके तीसरे टारगेट मैक्स एडम्स की जानकारी मिलती है, जो एक अमेरिकन हथियार डीलर है। आर्थर उसके बारे में रिसर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि एडम्स का ठिकाना समुद्र किनारे एक फोर्ट्रेस जैसी जगह पर है, जहां कई पनडुब्बियों में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स रखी हैं। आर्थर को यह भी समझ आता है कि शायद क्रेन उससे ये सारी हत्याएं अपने कंपटीशन को हटाने के लिए करवा रहा है। इसके बाद आर्थर ये देखता है कि एडम्स के फोर्ट्रेस से कुछ दूर एक हॉस्पिटल है। कुछ समय बाद आर्थर उसी हॉस्पिटल की छत से एडम्स के एक गार्ड को स्नाइपर से गोली मार देता है। फिर वह हॉस्पिटल की इमरजेंसी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। पायलट घायल सैनिक को देखने के लिए एडम्स की फोर्ट्रेस पर जाता है। तभी आर्थर हेलीकॉप्टर से उतरकर फोर्ट्रेस के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वह एक जैमर लगाता है जिससे सिक्योरिटी कैमरे काम करना बंद हो जाते हैं। फिर वह गार्ड को मारते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही बिल्डिंग में अलर्ट बेल बजने लगती है और एडम्स को पैनिक रूम में ले जाया जाता है। आर्थर लिफ्ट खराब करके उन्हें पैनिक रूम में जाने से रोक देता है। जब एडम्स अपने कमरे में पहुंचता है तो आर्थर पहले से वहीं होता है, लेकिन आर्थर उस पर गोली नहीं चलाता, बल्कि उसे ऑफर देता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम क्रेन को खत्म कर देंगे। इसलिए अब वे एडम्स की झूठी मौत की खबर फैलाने का प्लान बनाते हैं। कुछ समय बाद एडम्स पनडुब्बियों की जांच कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां बम फट जाता है। एडम्स पानी में गिर जाता है, लेकिन आर्थर पहले से ही पानी में तैयार होता है। वो एडम्स को ऑक्सीजन टैंक देकर उसे किनारे ले आता है। इधर क्रेन टीवी पर धमाके की खबर देखता है, जिसमें बताया जाता है कि ब्लास्ट में एडम्स की मौत हो गई और उसका शरीर मलबे के नीचे दबकर समुद्र में ही दफन हो गया। उसी समय आर्थर क्रेन को कॉल करता है और बताता है कि उसने उसका काम पूरा कर दिया है। अब क्रेन जीना को उसे सौंप दे, लेकिन क्रेन एडम्स की लाश देखकर ही मानेगा कि काम हुआ या नहीं। आर्थर कहता है लाश तो पानी में है। क्रेन गुस्से में कॉल काट देता है और अपने लोगों को एडम्स की लाश खोजने और आर्थर को मारने के लिए भेज देता है। इस बीच आर्थर सबमरीन पेन पर वापस लौटता है और पहले से ट्रैप सेट कर देता है। जैसे ही क्रेन के आदमी वहां पहुंचते हैं, वे एक एक कर ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं।
और जो बचते हैं उन्हें आर्थर अंधेरे में मार देता है। इधर क्रेन भी समझ जाता है कि अब आर्थर उसके पीछे आने वाला है, इसलिए वो जीना को बोट के बाहर रखता है ताकि आर्थर उसके जाल में फंस सके। तभी आर्थर पानी के नीचे से आता है और आते ही सभी गुंडों को मारना शुरू कर देता है। क्रेन उसे सिक्योरिटी कैमरे पर देखता है और अपने आदमी से जीना को फिर से अंदर लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी आर्थर कैमरे तोड़ देता है। जीना उस गुंडे से लड़ने की कोशिश करती है जिसने उसे पकड़ा होता है, लेकिन वह गुंडा जीना के पेट में गोली मारता है जो उसे छूकर निकलती है। गुंडा उसे जैकुजी में धक्का देता है और क्रेन उसे पकड़ लेता है। जबकि आर्थर सभी गुंडों से लड़ता रहा होता है, क्रेन जीना को अंदर ले जाता है और बोट में रखा हुआ बम एक्टिवेट कर देता है। फिर वह अपनी रेस्क्यू बोट से भागने लगता है। उसी समय आर्थर जीना को ढूंढ लेता है, जहां जीना उसे बम के बारे में बताती है। इसलिए आर्थर जीना को इमरजेंसी पॉड में डालता है और उसे फ्लश कर देता है, जिससे जीना सुरक्षित बोट से बाहर हो जाती है। इसके बाद आर्थर क्रेन का पीछा करता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन आर्थर अपनी स्किल्स से क्रेन पर काबू पा लेता है। पर क्रेन एंकर की चैन पकड़कर आर्थर को पैर से पकड़ लेता है, लेकिन आर्थर उसी चैन का इस्तेमाल करके क्रेन को बोट से बांध देता है। लेकिन क्रेन आर्थर पर हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब आर्थर भी उसके साथ ही मरेगा। लेकिन आर्थर को इसकी कोई चिंता नहीं होती और वह बम फटने से ठीक पहले ही बोट के अंदर भाग जाता है और तभी बोट पर ब्लास्ट हो जाता है। जीना बोट को जलते हुए देखती है और आर्थर की मौत पर रोती है। बोट के धमाके से वहाँ कोस्ट गार्ड पहुँचते हैं और जीना को बचा लेते हैं। एडम्स भी मौके में किनारे पर आता है और आर्थर के मरने की खबर से दुखी होता है, पर तभी उसकी नजर बोट के मलबे पर जाती है। साथ ही वहाँ उसे एक सिक्योरिटी कैमरा भी दिखता है। कुछ हफ्तों बाद जीना कंबोडिया में बच्चों के साथ रहती है। वह अपने ऑर्गेनाइजेशन को वाटर फिल्टर डोनेट करने के लिए मेई को शुक्रिया कहती है। एक दोपहर जब जीना बच्चों को पढ़ा रही होती है तो अचानक वह सामने देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सामने आर्थर खड़ा होता है जो उससे मिलने आया था। इसी बीच एडम्स क्रेन की बोट पर रिसर्च कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उस बोट के मॉडल में एक डाइविंग बेल होता है जिसमें हवा फंसी होती है ताकि डाइवर सांस ले सके। ये देखकर वह उस किनारे की सिक्योरिटी फुटेज मंगाता है। फुटेज में वो देखता है कि आर्थर उसी डाइविंग बेल से निकल रहा है। आर्थर की इस चतुराई और प्लानिंग से इम्प्रेस होकर एडम्स वह फुटेज डिलीट कर देता है ताकि आर्थर के दुश्मनों को ये पता न चले कि आर्थर अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।